हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के दोनों के ही वाइवा क्वेश्चन देखेंगे। मैंने जो सेकेंड ईयर के अंदर डार्क रूम से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट थे, ठीक है, उसका जो बेसिक था वो फाइनल ईयर की जो लेक्चर प्रैक्टिकल का मैंने डाला हुआ है वाइवा वॉइस का, वो मैंने सेंड कर दिया है आपके पास, ठीक है। और आप यूट्यूब पे देख भी सकते हैं मेरे चैनल पे। और आज हम जो करने जा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो बेसिक्स आपके हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिकल्स है आपके इस सेमेस्टर के, उनसे रिलेटेड हम कर रहे हैं। सेमेस्टर है आपका सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। तो सेकंड सेमेस्टर आपका फर्स्ट ईयर का हो गया और फोर्थ सेमेस्टर आपका सेकंड ईयर का हो गया है। तो सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग के आपके एक्सपेरिमेंट है वो आपके हैं फर्स्ट ईयर के, ठीक है। तो जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं वो स्टार्टिंग से आपके देखेंगे और सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके फिर अपने लेक्चर्स को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है टॉर्जनल पेंडुलम। जैसा हमारा सिंपल पेंडुलम होता है, ठीक है, बार पेंडुलम होता है, वैसे ही एक पेंडुलम आपका टॉर्जनल पेंडुलम होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसका फाइंड आउट करते हैं। तो मेन चीज तो आपसे ये पूछी जाती है कि जो टॉर्जनल पेंडुलम होता है वो टॉर्जनल पेंडुलम होता क्या है पहले तो, ठीक है, और इस पेंडुलम को टॉर्जनल पेंडुलम क्यों कहा गया है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम और टॉर्जनल पेंडुलम के बीच में क्या डिफरेंसेस आपके क्रिएट होते हैं, ये वाले आपके क्वेश्चंस मेन है, ठीक है। अब कोई भी, जैसे इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जो टॉर्जनल पेंडुलम होता है बेटा, इसके अंदर जो एक डिस्क होती है, ठीक है, यहाँ पे फोटो नहीं है एक्चुअली, मेरे पास एक डिस्क है, ठीक है, जिसके ऊपर हम इरेगुलर बॉडी को प्लेस करते हैं और उसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, रेस्टोरिंग कपल अराइज हो जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है आपका जो बॉडी है वो आपकी मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि रेस्टोरिंग कपल है, एक बार एक साइड शिफ्ट कर रही है, दूसरी बार दूसरी को उस साइड शिफ्ट कर रही है, तो आप उसी को ही क्या बोल रहे हो, पेंडुलम की फॉर्म में बोल रहे हो। अब क्योंकि ये ऑसिलेशंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस एक ऑसिलेशंस क्रिएट कर रहा है, इसीलिए इस अरेंजमेंट को हमने क्या बोल दिया, टॉर्जनल पेंडुलम का नाम दे दिया है, करेक्ट। अब बात ये आती है कि ये जो आपका टॉर्जनल पेंडुलम है, इसमें और सिंपल पेंडुलम में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ऑसिलेशंस तो दोनों दिखा रहे हैं। अब डिफरेंस ये है कि उसमें क्या होता है, एक बॉब होता है, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास, और जो बॉब हम करते हैं उसमें रेस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन करके फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दे देगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी को गेन करता है। तो वहां पे जो इसका आ रहा है वो रिस्टोरिंग फोर्स आता है आपका उस बॉब के वेट की कंपोनेंट की वजह से। और टॉर्जनल पेंडुलम की जब हम बात करते हैं वहां पे क्या होता है आपका रिस्टोरिंग कपल अराइज होता है, ठीक है। अब क्योंकि इसके अंदर एक पर्टिकुलर बॉडी के अराउंड सारा का सारा मास था और वो ट्विस्ट कर रहा था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आ सकता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सभी को पता है कि क्या होता है, तो आपको आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। सभी ने पढ़ा भी हुआ है क्योंकि अभी आपके सिलेबस में भी था, है ना। लास्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप अच्छे से पढ़ चुके हो। सभी का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता भी होना चाहिए। इरेगुलर बॉडी अगर हम लेके चलते हैं तो कितना आता है, ठीक है। एक सिंगल अगर हम क्या लेके चलते हैं, रेक्टेंगुलर बॉडी लेके चलते हैं या फिर थिन रॉड लेके चलते हैं, ठीक है, उनका क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद है रिजिडिटी ऑफ मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। आपने इलास्टिसिटी के अंदर पढ़ा होगा, जब आपकी इलास्टिसिटी अभी फोर्थ यूनिट है, सेकंड सेमेस्टर की फोर्थ यूनिट, उसमें आपको अच्छे से पता है कि इलास्टिसिटी क्या होता है, ठीक है। उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन हमने दो चीज पढ़ी थी, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेस के ऊपर हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि जो भी यूनिट आएगी इसके अंदर, ठीक है, तो वो हमारी किसकी आती है, स्ट्रेस की रह जाएगी यहाँ पे, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वगैरह की जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन तो हमारा एक्चुअली क्या होता है कि कितना चेंजमेंट हुआ है अपॉन में ओरिजिनल थिंग की लेंथ है, अगर चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ इस तरीके से आता है, तो जो स्ट्रेन है वो हमेशा यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाती है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो इलास्टिक जो स्ट्रेस होते हैं वो कितने उसके हो जाएंगे आपके
एक तो हमारा लेंथ के फॉर्म में हो जाता है, एक वॉल्यूमेट्रिक हो जाता है, ठीक है, एक टेंजेंशियली स्ट्रेस इसमें आ जाएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ जाता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आ जाता है, ठीक है। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन में शेयरिंग स्ट्रेन आपका क्या कहलाता है, आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी कि अगर कोई क्यूब है, अगर हम उसके एक सरफेस के ऊपर थोड़ा सा शिफ्टिंग करते हैं, तो वहां पे जो शिफ्टिंग की वजह से जो एंगल क्रिएट होता है दोनों साइड उसके कॉर्नर्स के ऊपर, तो वो जो हमने थोड़ा सा उसके ऊपर फोर्स लगाया था, वो हमारे पास क्या है, वो जो एंगल जिससे वो शिफ्ट हुआ है, वो हमारे पास क्या देखे जाएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी देखे जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे दोबारा से इसके क्वेश्चंस आए हैं, मॉडुलस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बता दोगे, यूनिट क्या हो जाएगी, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप mr² से अच्छे से याद रखते हो, तो m की क्या होती है, kg r² मीटर स्क्वायर, यानी कि इसकी यूनिट कितनी होगी, kg मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कहता है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आप कर सकते हो। ऑन व्हाट फैक्टर डज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी डिपेंड्स, किस किस के ऊपर डिपेंड कर सकता है ये, एक तो जितना मास इसका ले रखा है और जितना डिस्टेंस से वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, आर क्या है, आपकी जो एक्सिस है उसके अगेंस्ट जो आपका डिस्टेंस आ रहा था जिसपे वो रोटेट कर रहा है, आर जो आ रहा था उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब कहता है डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो यूनिट इसकी केजी मीटर स्क्वायर है, तो केजी का तो एम हो गया और मीटर स्क्वायर की वजह से एल स्क्वायर हो गई, तो ये कितना हो जाएगा, m1 L2 T0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास कई बच्चे सोचते हैं कि मैम ने एक ही उसमें से कर रखा है, ये सारे क्वेश्चंस ही हैं हमारे पास फाइल में मिल जाएंगे, लेकिन बेटा नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट में से है, आपके पास एक दो की ही मिलेंगे। मैंने जितने पॉसिबल थे उतने सारे के सारे क्वेश्चन के अंदर एनक्लोज करे हैं, तो आप इसको जरूर सुन के जाइएगा, ठीक है। देखिए इसमें टॉर्जनल पेंडुलम हमें पता चल गया था, टॉर्जनल पेंडुलम को टॉर्जनल पेंडुलम क्यों कहा है, कि जो हमारी टॉर्जनल रिएक्शंस जो वाइब्रेट उसकी थी, वो वाइब्रेट कर रही थी, ऑसिलेट कर रही थी, उसी ऑसिलेशन की वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, टॉर्जनल पेंडुलम बोल रहे हैं, ठीक है। कौन सा मटेरियल हम इसकी डिस्क के लिए यूज करते हैं, तो हम कहेंगे एल्यूमिनियम का हम इसके लिए यूज करते हैं इनर्शिया टेबल के लिए, क्योंकि ये बहुत लाइट होता है, ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस टेबल का क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है, और टाइम पीरियड इसका लार्ज आएगा। व्हाट टाइप ऑफ वायर डू यू प्रेफर इन ए टॉर्जनल पेंडुलम एंड वाई, हम जो इसमें वायर यूज करते हैं वो लॉन्ग एंड थिन वायर यूज करते हैं, क्योंकि ताकि हमारे जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस है वो हमारे ज्यादा और अच्छे से मिल सके, ठीक है। वाई कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन द इनर्शिया टेबल, ठीक है, वो इसलिए हमारे पास इसके ऊपर होते हैं, वो जो स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल या फिर कोई भी इरेगुलर बॉडी इसके ऊपर प्लेस की जाती है सिमेट्री के उस पे, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस बॉडी की है वो उस एक्सिस के साथ क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ क्या कर सके, कोइंसाइड कर सके। आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि आपने इसके अंदर जब देखा होगा तो जो इनर्शिया टेबल है उसके ऊपर सर्कल से क्यों बने होते हैं, ताकि जो बॉडी इसके ऊपर इस पे रखी जाएगी सिमेट्रिकली उसमें, तो जो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटी उस बॉडी का उससे कोइंसाइड कर सके, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैलेंसिंग वेट, क्या फंक्शन है इसका बैलेंसिंग वेट का, वो ये है कि ताकि हमारी जो it is used to make the inertia table perfectly horizontally by adjusting their position within the circular groove marked on the table. How does the torsional pendulum vibrate, कैसे करती है, आप थोड़ा सा उसको ट्विस्ट दे रहे हो एक साइड से, उसमें क्या आ जाता है, रेस्टोरिंग कपल आ जाएगा, तो वो दूसरी साइड अपने आप उसको शिफ्ट कर देगी और दोबारा से उसको रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। फिर what precautions is taken on place, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। For a simple pendulum you maintain the amplitude quite small, यहाँ पे क्या, ये तो इसके प्रिकॉशंस आप जब पढ़ रहे होंगे तो आपको पता ही होगा, है ना। एसएचएम क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पता है आपको। व्हाट इज द यंग मॉडुलस, ये भी पता है क्या होता है, अभी पढ़ा है आपने। लेंथ के अंदर कितना स्ट्रेस उसमें आ रहा है अपॉन में जो उसके लेंथ में चेंजमेंट आ रही है वो, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन आपका टाइम टेकन होगा, ठीक है। उसके बाद जो आप mr² बोलते हो तो वो एक बॉडी का आ जाता है, अगर हम बहुत सारी बॉडीज का लेके चलते हैं, ठीक है,
और सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस आपका उसका रोटेशन लेके चलते हैं तो एक रेडियस नहीं ली जाती, सबकी रेडियस ली जाती है। तो कंबाइंड रेडियस जो दिया जाता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन पे उसको उसको हम किससे फाइंड आउट करते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन के से, ठीक है। Does the radius of gyration depend on the mass of the body? नहीं, मास के ऊपर नहीं डिपेंड करता, कितने आपके बॉडी कितनी है उनके ऊपर डिपेंड करता है, उसके मास के ऊपर नहीं, क्योंकि ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसका केजी के अंदर नहीं, ठीक है। इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन बॉडी? नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा हर बॉडी से क्या होता है, वेरी करता जाएगा, ठीक है। About what axis is moment of inertia of a body the least one? किस उसमें होता है, is least about an axis passing through the center of mass of the body. जो moment of inertia होता है किसी भी बॉडी का वो सबसे कम कहाँ होता है, वो उस एक्सिस के होता है जो उसके सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी में से जाती है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस या परपेंडिकुलर एक्सिस, ये आपने किया हुआ है, ठीक है, मैं इसको दोबारा नहीं बताने वाली। उसके बाद है व्हाट इज फ्लाई व्हील, ये भी आपको पता है कि ये हैवी मेटालिक व्हील होता है जो कि किसी सिलेंड्रिकल एक्सल के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है। और इसके अंदर हम इसका किस उसमें यूज करते हैं, यूजेस मैंने बहुत सारे बता रखे हैं आपको। जैसे फ्लाई व्हील है वो आपके किसके उसमें शुगर केन का जूस निकालने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एक बार उसको हम स्टार्ट कर देते हैं तो एकदम से ये हैवी उसमें मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो एक बार स्टार्ट करने के बाद उसके व्हील मूव करने लग जाएंगे, ठीक है। और उसके बीच में आप शुगर केन डाल सकते हो और इजीली आप उसका जूस जो है वो निकाल सकते हो। उसके बाद है ये तो हो चुका है। और फिर है कि हम जो यहाँ पे यूज करते हैं वो थिन और थिक कॉर्ड कौन सा यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे थिन कॉर्ड यूज करते हैं whose thickness is small as compared to the diameter of axle, ठीक है। if the cord is thick then we shall have to add its thickness to the diameter of the axle, ठीक है। अगर हम जो वायर इसके अंदर यूज कर रहे हैं, कॉर्ड यूज कर रहे हैं, अगर हमने उसको मोटा ले लिया तो हमें एक्सल के डायमीटर के अंदर उस कॉर्ड को भी ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज हम अभी पतला लेके चले तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। कैन यू यूज थिन मेटालिक वायर इंस्टेड ऑफ कॉर्ड? नहीं, हम यूज नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है। अबाउट व्हाट, रीजन भी पता होना चाहिए आपको क्यों नहीं कर सकते। अबाउट व्हाट एक्सिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज लीस्ट वन? ये मैं बता चुकी हूँ आपको, सेंटर ऑफ, ठीक है। उसके बाद है मैक्सवेल नीडल, ठीक है। मैक्सवेल नीडल के क्वेश्चंस आ गए हैं यहाँ पे कि मैक्सवेल नीडल के अंदर क्या है कि what is Maxwell needle? It consists of a hollow cylindrical tube open at both ends, ठीक है। The tube is suspended by a fine wire attached to its middle. The tube is fitted with 4 equal size cylinders, 2 of which are solid and 2 are of hollow. तो इसको हम क्या बोलते हैं, निडल बोलते हैं, ठीक है। आपने ध्यान दिया होगा, देखो एक मिनट मैं बना के दिखाती हूँ इसके अंदर। आपको अगर ध्यान हो एक इस तरीके से होता है, यहाँ पे ये होता है, ठीक है, इस तरीके से आपके पास यहाँ क्या होते हैं, 4 ये होते हैं ऐसे, ठीक है। 2 तो होते हैं आपके होलो सिलेंडर और 2 होते हैं आपके सॉलिड, फुल्ली सॉलिड, ठीक है। 2 कैसे हैं, फुल्ली सॉलिड सिलेंडर है। तो ये आप इसके अंदर क्या कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है। जब ये चारों इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं तो ये जो आपके पास है ये क्या है, मैक्सवेल निडल, ठीक है। कई बच्चे क्या बोलते हैं कि इसको यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक मिरर लगा होता है इसके, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे एक और निडल होती है, ठीक है, जो किसी अपराइट के ऊपर हमने फिक्स की हुई होती है और इसकी हम यहाँ पे फोटो देखते हैं तो वो बच्चे इसको मैक्सवेल निडल बोलते हैं। ये मैक्सवेल निडल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये मैक्सवेल निडल नहीं होती है, जो मैंने अभी बताया है आपका वो मैक्सवेल निडल है, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि hollow cylindrical tube open at both ends, ठीक है, जिसके अंदर हमने 4 इक्वल साइज सिलेंडर्स होते हैं, 2 सॉलिड के और 2 होलो, वो हमारी क्या होती है, आपकी मैक्सवेल नीडल होती है। ऑन व्हाट फैक्टर्स पीरियोडिक टाइम डिपेंड्स? किसके ऊपर डिपेंड करता है पीरियोडिक टाइम?
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सस्पेंडेड बॉडी पे, लेंथ ऑफ द वायर पे और रेडियस ऑफ वायर के ऊपर, ठीक है। व्हाई शुड द मैक्सवेल नीडल बी हॉरिजॉन्टल, वो हॉरिजॉन्टल क्यों होनी चाहिए? In deriving the expression of the rigidity, it is assumed that the wire is twisted in a plane normal to its axis. ठीक है, there's the condition is satisfied when the Maxwell needle is horizontal. तो इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। Does the periodic time change by interchanging the cylinder? Yes, वो change हो जाता है, ठीक है। Why reason देखिएगा, if the wire is replaced by a thicker wire, how will the periodic time be affected? क्यों? जो पीरियोडिक टाइम है वो हमारे रेडियस के क्या हो, वायर के रेडियस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हमने इसके अंदर उसकी वायर जो है वो थिक ले ली तो हमारा जो पीरियोडिक टाइम है वो उसका क्या हो जाएगा, इनवर्सली है ना, क्योंकि तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो कम हो जाएगा यानी कि डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। हाउ विल द पीरियोडिक टाइम बी अफेक्टेड बाय इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर, वो कैसे, जो लेंथ ऑफ द वायर है वो उसकी क्या है, देखो जो आपका क्या बोलते हैं पीरियोडिक टाइम है, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड वायर के रेडियस के इनवर्सली है लेकिन लेंथ के डायरेक्टली है, तो लेंथ का स्क्वायर रूट के, ठीक है। तो लेंथ अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा, पीरियोडिक टाइम यानी कि टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और अगर हम क्या करते हैं, वायर की रेडियस को बढ़ा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इलास्टिसिटी के आ गए, ये तो देखो सारे बेसिक ही क्वेश्चंस है, आप इनके अंदर क्वेश्चंस को देखिएगा। आपका पेपर अभी था, ठीक है, मैकेनिक्स 2 का, उसमें ये आ चुका है आपका 4th यूनिट के अंदर, तो मेरे को नहीं लगता इसको दोबारा से रिपीट करने की जरूरत है, आपको ये सारी टर्म्स का पता होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि आप ये सारा करके आ चुके हो। स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है, इलास्टिक फटिग क्या होता है, पॉइजन रेशियो क्या होता है, मोमेंट ऑफ ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। तो दोबारा से बताने की मेरी ख्याल से नीड नहीं है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है ये भी बेंडिंग ऑफ बीम का भी आपका टॉपिक आ चुका था, ठीक है, इसको इसमें से करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन से रिलेटेड आता है इसके अंदर। सरफेस टेंशन क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच द सरफेस फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड बिहेव लाइक द स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन एट रेस्ट एंड इट इज मेजर्ड एज अ फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन द ईच साइड ऑफ द लाइन drawn in the liquid surface in equilibrium, और जो डायरेक्शन होती है इसकी टेंडेंट टू द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू दैट लाइन, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सीजीएस में तो डाइन पर सेंटीमीटर और एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर। ये सारा मैंने आपको क्लास में जब एक्सपेरिमेंट करवाया था तब समझाया था कि कैसे इसको सरफेस टेंशन पर बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप उसको डिराइव करोगे तो ये हो जाएगी मीटर वो मास पर टाइम का स्क्वायर, ठीक है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर कितना आता है, 72 डाइन पर सेंटीमीटर, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर हर बार इसकी रेटिंग अलग अलग आई, तो हमें वहीं से ही इसको मेजर करना है, ठीक है। उसके बाद है एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर वाटर इन ग्लास एंड मर्करी इन ग्लास कितना होता है आपका, तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वाटर इन ग्लास वो तो 0 डिग्री होता है और मर्करी के अंदर कितना होता है 140 डिग्री होता है। हाउ डज द सरफेस टेंशन वेरीज विद दिस, तो हमें पता है, मैंने अभी बताया डिक्रीज होता है तो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और ये वाले सारे टॉपिक्स जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी इसकी सरफेस टेंशन वाले की, ठीक है, उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स सारी मैंने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। अब हमारे पास है फोटो सेल के बारे में, ठीक है। फोटो सेल के बारे में यहाँ देखो बहुत जरूरी है ये चीज देखना क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है चीजों का, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ऑप्टिकल बेंच है, ठीक है, ये ऑप्टिकल बेंच है। ऑप्टिकल बेंच के ऊपर जिसके ऊपर आप क्या रख रहे हो, फोटो सेल को और बल्ब को प्लेस करोगे और साथ में गैल्वेनोमीटर तो चलो इससे अटैच हो जाएगा, लेकिन जो आपका फोटो सेल और जो बल्ब है जिसके ऊपर आपने रखा हुआ है उनको अपराइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपराइट्स बोलते हैं। जो ऑप्टिकल बेंच है उसमें एक स्केल भी आपका होता है, मेजरिंग स्केल, जिसके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है, जहां से आप डिस्टेंस मेजर करोगे। वो जो स्केल होगा आपका वो सिंपल सेंटीमीटर के अंदर स्केल है, आप जस्ट डायरेक्टली उसकी रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो आपका फोटोवोल्टिक सेल यानी कि जो फोटो सेल है उसके अंदर आपने क्या किया था, आपने गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन नोट करी थी
और जो बल्ब है वो कितना दूर आप लेके जा रहे थे इस सेल से, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस देखी थी। तो जब हमने इनके बीच के डिस्टेंस और आपका गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन नोट कर लिया, तो जो डिफ्लेक्शन है उसको हमने वाई एक्सिस के अलाउंग, और जो गैल्वेनोमीटर जो आपका बल्ब है वो फोटो सेल से कितना दूर जा रहा है उसका डिस्टेंस का स्क्वायर करके उसका इन्वर्स कर दिया था, तो 1/r² हो गया था। इनके बीच में हमने क्या किया था, ग्राफ प्लॉट किया था और वो देखा था कि वो हमारा स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, ठीक है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, रीडिंग तो उन्होंने 25 ले ली, लेकिन जो पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे एक्ट वो आपके लाई कर रहे हैं वो सिर्फ 3 है। 25 में से सिर्फ 3 अगर आपके फॉलो कर रहे हैं इसको, तो इसका मतलब तो ग्राफ तो वेरीफाई हुआ ही नहीं ना। तो मैक्सिमम पॉइंट अगर 25 है तो 3 बेशक से ना हो, 22 तो आपके इसके ऊपर लाइक करनी ही चाहिए, ठीक है। तो अगर इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, जिससे हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है यहाँ पे। तो आपका ये जरूर आना चाहिए इसके अंदर। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड ईयर के, ठीक है। सेकंड ईयर के ये आपके क्वेश्चंस हैं, मेल्डीज से रिलेटेड है, कुछ न्यूटन रिंग से हैं। इसके अंदर न्यूटन रिंग्स के अंदर आप ये जरूर देखिएगा कि अगर आप जो भी रिंग है, ठीक है, उसका अपर्चर कैसा होता है, रिंग्स कैसे मिलती हैं हमें, के सारी ब्राइट मिलती है, डार्क मिलती हैं, न्यूटन रिंग किसको कहते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। कौन सा फिनोमिना आपका इस पे बेस्ड होता है, तो हमें पता होना चाहिए न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस फिनोमिना के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इन सबको देखिएगा। उसके बाद आरसी सर्किट का आपका एक्सपेरिमेंट है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। एलसीआर से रिलेटेड है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास थोड़े बहुत क्वेश्चंस इसके अंदर सीरीज और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के थे, तो उससे रिलेटेड ये वाले क्वेश्चंस है कि करंट किस में मैक्सिमम होता है, ठीक है। जब हम सीरीज में लेके चलते हैं तो करंट मैक्सिमम होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखते हैं तो करंट कितना होता है, मिनिमम होता है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इम्पीडेंस क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर, आप क्यू वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो ना सीरीज और पैरेलल में, तो क्यू फैक्टर आपका क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। इनको डिटेल में मैं बता देती, लेकिन वीडियो थोड़ी लेंथी बन जाएगी, इसीलिए मैं इसको अभी स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।